Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. In previous lecture, what we have learned, we read about CPS, NEFT, RTGS. We read about NPCI digital payment products, UPI, 123 Pay, UPI Lite, NFC, Beam, etc., etc. Right? So now you have got an idea about the digital payment, right? About NPCI, about the products of NPCI, the instruments of digital payment, right? And we also learned about what is plastic money. Simply credit card and debit cards are generally called as plastic money, right? These are few terms that might be asked in examinations, right? Okay, now let's see about MDR, a little bit about crypto, and then NFT. Okay, let's get started without wasting any further more time. Let's know about MDR. What is MDR? It might be asked in exam, not so important, but पता होना चाहिए. MDR क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट. ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं. ठीक है, ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? असल में ये एक फ़ी है. क्या है? ये एक फ़ी है, या इसको आप कहो ये एक फ़ीस है. ठीक है, जो एक मर्चेंट मर्चेंट एक बिजनेसमैन, ठीक है ना, जो एक मर्चेंट पे करता है. किसको पे करता है? जो उसका बैंक होगा. बात समझ आ रही है? आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक मर्चेंट हो, ठीक है ना. ये जो MDR है, ये असल में क्या है? ये एक फ़ीस है. एज अ मर्चेंट आप ये पे कर रहे हो अपने बैंक को. क्या? कब कब? जब जब आपका या तो क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से कोई भी पेमेंट करता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है ना. आपके पास कस्टमर आते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, या तो डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या डेबिट कार्ड के थ्रू, आपको फ़ी पे करना पड़ता है अपने बैंक को. उसको हम कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट. ठीक है, अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट कितनी पार्टीज़ में डिवाइड होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व है इसमें. बात समझ आ रही है? कौन कौन सी पार्टी? एक तो आपका होता है नंबर 1, कस्टमर का जो कार्ड होगा, वो तो कोई बैंक इशू कर रहा होगा ना. बात समझ आ रही है? कस्टमर का बैंक. दूसरा आपका होता है मर्चेंट का बैंक, जो एक्वायर करता है इस पैसे को. ठीक है, तीसरा कौन सा है? पेमेंट गेटवे. पेमेंट गेटवे हमने कल देखा था. पेमेंट गेटवे जिसमें हमने देखा था मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, ये क्या है? एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पेमेंट गेटवेज है. बात समझ आ रही है? तो इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हो रही है. एक तो आपका कस्टमर है, मर्चेंट है, और पेमेंट गेटवे है. बात समझ आ रही है? इससे क्या होता है, जो मर्चेंट है उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. बात समझ आ रही है? क्योंकि उनको फ़ीस पे करना पड़ता है. ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा था, ये अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है ना, अपने आप में एक डिबेट है. लेकिन हम यहाँ डिबेट करने तो नहीं आए हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना है. तो बस थोड़ा सा आपको समझना है. तभी इस वजह से क्या होता था, मर्चेंट जो है आपका पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस जो होते हैं, कल हमने देखा था पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, छोटी सी मशीन जिसमें कार्ड लगता है या फिर टैप एंड पे करते हैं, वो एक ऑब्स्टैकल बन जाती थी अपने डिजिटल इकोनॉमी में. कैसे ऑब्स्टैकल बन जाती थी? क्योंकि वो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस चोरी रखते थे, मशीन नहीं चल रही, बहाने बनाते थे. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फीस, MDR. बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद क्या हुआ, RBI ने कुछ सीलिंग्स इसमें इम्पोज की. ठीक है, कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है, MDR जो है, ये एक लिमिटेड परसेंटेज में होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, नॉट ग्रेटर देन 5%, नॉट ग्रेटर देन 3% या 2%, ऐसे ऐसे करके. ठीक है, ट्रांजैक्शन के हिसाब से, ट्रांजैक्शन के अमाउंट के हिसाब से इसको एडजस्ट किया गया. ठीक है ना, तो ये MDR था. चलिए आगे बढ़ते हैं. और हमने क्या बोला था? हमने बोला था QR कोड्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. चलिए देखते हैं. अब QR कोड्स हर जगह यूज़ होते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. कोड आपका जो है, ये किसने बनाया? असल में QR कोड क्या है, 1990s की बात हम कर रहे हैं. 2 डायमेंशनल एक क्विक रिस्पॉन्स. QR की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स. ठीक है, Q
QR, क्विक रिस्पॉन्स, राइट। तो क्या है ये? एक 2D क्विक रिस्पॉन्स कोड है जो जापान में डेवलप हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में डेवलप हुआ था, ठीक है ना। फिर इसके बाद इंडिया ने इसे अडेप्ट किया अपने डिजिटल पेमेंट्स में। कहाँ? डिजिटल पेमेंट्स में। और भी जगहों पे QR कोड यूज़ होता है। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमी, ठीक है। अब असल में इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, 3 टाइप्स के QR कोड है। कितने? 3 टाइप्स के QR कोड है। 3 टाइप्स के QR कोड्स में आपका एक आता है प्रोप्राइटरी QR कोड। क्या आता है? प्रोप्राइटरी QR कोड। ये प्रोप्राइटरी QR कोड क्या है? जैसे कि पहले पहले आपको अगर याद होगा, जब पहले पहले पेटीएम, हमने कल भी बोला था, ये फ़ोनपे, जो भी एप्लीकेशंस थी पहले पहले, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि फ़ोनपे या पेटीएम को हम टारगेट कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जो पहले पहले ये QR कोड बेस्ड जो ये पेमेंट, डिजिटल पेमेंट ऐप्स आई थी, उनमें अपना एक QR कोड होता था, बाकी ऐप्स से वो स्कैन नहीं होता था, आप पेमेंट नहीं कर पाते थे। बात समझ आ रही? उसको कहते हैं प्रॉपराइटी, मतलब अपनी ऐप का अपना QR कोड होता था। तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि बाकी अगर आपके पास कोई ऐप है, आप स्कैन नहीं कर पाते थे। RBI ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना, और प्रोहिबिट किया, बोला कि आप एक UPI QR कोड क्या करो, यूज़ करो। क्या करो? एक UPI QR कोड यूज़ करो, ठीक है ना। ये किसने बनाया? ये हमने कल भी देखा, NPCI ने UPI बनाया, एक टेक्नोलॉजी बनाई। उनका एक UPI QR कोड है जो हर ऐप में आपका, हर ऐप से स्कैन होता है। जितनी भी ऐप्स आपके पास है, हर जगह वो स्कैन होगा और आप पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। और क्या है? और हमारा है भारत QR कोड। क्या? भारत QR कोड, ठीक है। एक तो आपका आ गया पहला प्रोप्राइटी, ठीक है। दूसरा क्या आ गया? UPI। तीसरा क्या आ गया? भारत QR कोड। जो भारत QR कोड है ये भी किसने बनाया है? NPCI ने। ये तो होली एंड सोली NPCI ने बनाया। लेकिन अगर भारत QR कोड की बात करें, भारत QR कोड NPCI ने बनाया है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्या? वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। बात समझ आ रही है? विद द हेल्प ऑफ वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। ये भी तमाम ऐप्स से आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है ना, जो भी UPI टेक्नोलॉजी पे डेवलप हुई है, ठीक है ना। अब RBI ने क्या किया? RBI ने ऑर्डर दिया है कि भाई साहब, जो पॉइंट, जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स है, बात समझ आ रही है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हम किनको कहते हैं? क्या बोला RBI ने? जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स है, PSOs, किनको हम कहेंगे? जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, मोबीविक है, ये जितने भी PSOs है, आप एक काम करो, ये शिफ्ट करो, आप जितने भी QR कोड्स हैं भाई, ये शिफ्ट होने चाहिए UPI QR कोड पे। तभी आज आप यू आर एबल टू स्कैन QR कोड टू मेक पेमेंट फ्रॉम एनी ऐप। दैट्स वाई ये बोला इन्होंने, ठीक है ना। और इन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि भाई 31 मार्च 2022 से पहले पहले ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बात समझ आ रही? इससे हमको ही बेनिफिट हुआ। अब देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं QR कोड के बारे में। QR कोड जो है ये किसने बनाया था? 1990s में, अभी हमने बोला, लेकिन जापान में बनाया था। लेकिन किसने बनाया था? क्या पता पूछा जाए, उस बंदे का नाम क्या था? ये एक जापानीज़ इंजीनियर था और इसका नाम था मसाहिरो, क्या था? मसाहिरो हारा, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, ठीक है, मसाहिरो हारा, ठीक है ना। इन्होंने QR कोड जो है, ये स्क्वायर वाला QR कोड, ठीक है, ऐसे 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 करके होता है ना, तो ये इन्होंने डेवलप किया था। अब ये काम किस पे कर रहे हैं? ये रेक्टेंगल QR कोड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? रेक्टेंगुलर QR कोड पे ये काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये काम, अब इसमें डिफरेंस क्या है, चाहे ये स्क्वायर QR कोड हो, चाहे रेक्टेंगुलर QR कोड हो, बात तो ये एक ही काम करेगा। लेकिन ये रेक्टेंगुलर QR छोटी सी जगह पे आप फिट कर सकते हो। बड़े से स्क्वायर QR कोड को हमें प्रिंट करके कहीं पे लगाना पड़ता है। रेक्टेंगल QR कोड आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, छोटा सा होगा, काम बिल्कुल सेम करेगा। बात समझ आ रही है? चलिए, अच्छा, और हमने कल क्या बात की थी कि भाई साहब, जो आपका ATM है, ATM और टाइप्स ऑफ ATM, क्या? टाइप्स ऑफ ATM, क्या पता पूछा जाए, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है।
ये सबको पता होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एटीएम से क्या कर सकते हो आप, या तो विड्रॉ कर सकते हो या तो चेक बैलेंस कर सकते हो। बात समझ आ रही है। तो एटीएम नेटवर्क जो है, ये हमने कल भी देखा था। एटीएम नेटवर्क जो है, क्या एटीएम नेटवर्क जो है किस पे काम करता है, एनएफएस टेक्नोलॉजी पे, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। बात समझ आ रही है। और ये किसकी टेक्नोलॉजी है, ये भी आपकी एनपीसीआई की है, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। अब एटीएम के कुछ टाइप्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कि इनको ऑपरेट कौन कर रहा है, किसने रखा वहाँ पे। तो पहला आता है आपका बैंक लेबल। क्या आता है, बैंक लेबल। बैंक लेबल क्या चीज़ है आपकी, बैंक लेबल एटीएम का एक टाइप है जो बैंक ओन कर रहा है। क्या कर रहा है, जिस बैंक का एटीएम है वो इस एटीएम को ओन कर रहा है, ऑपरेट भी खुद ही कर रहा है। बात समझ आ रही है, पैसे डाल रहा है, कैश वगैरह लोड कर रहा है, वो ट्रैक भी इन्हीं की है, ये एटीएम इन्हीं की है, जगह वगैरह जो भी है इन्होंने चाहे लीज पे लिए या इनकी अपनी है। बात समझ आ रही है। तो ये बैंक का ही है, ये जो नेटवर्क है बैंक लेबल, ये बैंक लेबल एटीएम का कौन सा टाइप है, जो बैंक ओन कर रहा है। बात समझ आ रही है। दूसरा आपका क्या है, ब्राउन लेबल। क्या है, ब्राउन लेबल। ब्राउन लेबल में क्या होता है आपका, जो ब्राउन लेबल है, जो बैंक है वो ओन करता है इस एटीएम को, इस मशीन को, लेकिन जो इसके ऑपरेशंस हैं, जो इसके ऑपरेशंस है, वो जैसे कि कैश रिफ़िल करना है आपको, ठीक है ना, वो जो ट्रक लेके आएगी या जो वो गार्ड होगा वहाँ पे, वो बैंक का नहीं होगा। वो कैश रिफ़िल ट्रक बैंक की नहीं होगी। कैश तो ऑब्वियसली बैंक से लेके आएंगे, बट जो वो ट्रक होगी, वो जो गार्ड होगा वहाँ पे, और भी जो ऑपरेशंस होंगे जो एटीएम के रिलेटेड होते हैं, कभी ट्रबल शूटिंग हुई, कभी इंजीनियर आया देखने के लिए, बाकी सारी चीज़ें, वो सारा आउटसोर्स करेंगे। वो आउटसोर्स का मतलब क्या होता है, कि कोई और थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ दैट बैंक करेगी एंड दे विल पे देम, ठीक है ना। तो उसको हम कहेंगे ब्राउन लेबल। अच्छा, एक और लेबल आती है आपकी वाइट लेबल, ठीक है। होने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, व्हाट्स गोइंग अराउंड, ठीक है। मे बी पूछा जाए तो जीके होनी चाहिए इतनी बेसिक सी। चलिए, वाइट लेबल के बारे में अगर बात करें, ये बैंक ओन नहीं करता, ठीक है। नॉन बैंक हम इसे कह सकते हैं, नॉन बैंक है, ठीक है ना। और जो ऑपरेट कर रही है इसे, या इसे ओन जो कर रही है, वो कोई थर्ड पार्टी है। बात समझ आ रही है। तो क्या आपने देखा, वाइट लेबल में बैंक्स का इससे कोई लेना देना नहीं होता, ये बैंक का नहीं होता, ये ऑपरेट भी कहीं और से हो रहा है और ओन भी कहीं और से हो रहा है। जैसे कि आपने एटीएम देखे होंगे, मुथूट फाइनेंस, क्या, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, टाटा, टाटा कंपनीज, इनके जो होते हैं एटीएम। बात समझ आ रही है। चलिए, और भी एक चीज़ है जो आपने हर जगह आसपास देखा होगा, माइक्रो एटीएम, ठीक है। क्या देखा होगा आपने, माइक्रो एटीएम क्या है। हमने कल देखा था ABPS और AEPS, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये दो चीज़ें हमने देखी थी, बोला था कि एक ही चीज़ है, ठीक है। आप कहीं पैसा भेजना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो वो आधार बेस्ड ही होगा, और वो डिज़ाइड जहाँ से जिसको आप देना चाहते हो पैसे, वहाँ पे पैसे जाएंगे, ठीक है, यूजिंग आधार आइडेंटिफिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, वॉट एवर। बात समझ आ रही है। तो माइक्रो एटीएम आपने आसपास देखा होगा, ये क्या चीज़ है, ये देखो जी, मैनुअली जो वहाँ पे बैंक मित्र बैठा होगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो एंट्रीज़ आपने देखा होगा, उनके पास छोटी सी एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होगी, वहाँ पे आप कार्ड दोगे, वो आपको कैश देंगे, उनके पास कैश बैग में होगा, वो आपको कैश देंगे, और वो एंट्रीज़ वो मैनुअली इंटर करेंगे कि किसने डिपॉजिट किया, किसने लिया, ठीक है ना, विड्रॉ किया,
बात समझ आ रही है? उनके पास एक छोटी सी एक मशीन होगी जो कार्ड रीडिंग डिवाइस होगा और कुछ आधार बायोमेट्रिक होगा। बात समझ आ रही है? बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ये भी आपका एनपीसीआई की एईपीएस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एईपीएस क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, ये एक बैक एंड सपोर्ट देती है आपको, ठीक है। अब जिन जिन एरियाज़ में एटीएम सर्विस नहीं है, कोई रूरल एरिया है, बात समझ आ रही है, जहाँ पे एटीएम सर्विस नहीं है, वहाँ पे आप ये इनिशिएट करके खुद कर सकते हो, या आसपास आपने देखा होगा, यू कैन डू दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी क्रिप्टो करेंसी बहुत न्यूज़ में रहती है, राइट? उसके बारे में क्या पता है आपको? इतना याद रखना है कि ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एक सिक्योर्ड डेटाबेस होता है, ठीक है ना। ये एक लेजर की तरह काम करती है। लेजर आपने देखा होगा, जिसमें एंट्रीज आती रहती है। बात समझ आ रही है? अभी ये ट्रांजैक्शन हुई, अभी ये यहाँ से विड्रॉ हुआ, डिपॉजिट हुआ, विड्रॉ, ये मेंटेन करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। किसके बेस पे? ये ब्लॉकचेन पे बेसिस, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारी कंस्पिरेसी थेरीज है। किसी एनोनिमस पर्सन ने बनाई थी, सैतोशी नाकामोतो, बात समझ आ रही है? तो इन्होंने क्यों किया ये, क्या किया, इस पे डिबेट नहीं करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ही आपको याद रखना है, जो एक क्रिप्टो करेंसी है ये क्या है? एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है ना। एक वर्चुअल करेंसी है, बात समझ आ रही है? दैट यू कैन वर्चुअली कीप इन अ वॉलेट, बट यू कैन नॉट कीप इट फिजिकली विद यू। बात समझ आ रही है? तो वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्टोर होती है। ब्लॉकचेन क्या है? एक सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। बात समझ आ? डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? एक सेंट्रलाइज जिस पे किसी का कंट्रोल होता है, जो जो कोई मॉनिटर करता रहता है। डिसेंट्रलाइज हो जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसको ओन नहीं कर रही है, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रही है, ठीक है। और किस बेस पे ये चल रही है, किस टेक्नोलॉजी पे? DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कंटिन्यूसली रिकॉर्ड मेंटेन करती रहती है, जैसे हमने ऊपर देखा, यहाँ पे DLT देखा हमने, ये लेजर बनाती रहती है, ठीक है ना। ओके, DLT, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्या है? फिएट मनी नहीं है। हमने प्रीवियसली देखा फिएट मनी क्या होता है, वहाँ पे हमने क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा जिक्र किया था, तो आई थॉट आई विल टेल यू, ठीक है। अब इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी मैंने अभी भी कहा था, 2009 में एक एनोनिमस यूज़र है, सैतोशी नाकोमोतो, बात समझ आ रही है? सैतोशी नाकोमोतो, उन्होंने ये क्या किया था, ये लॉन्च की थी क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बनाई थी? 21 मिलियन बिटकॉइंस बनाई थी, जहाँ पे 1 बिटकॉइन जो है 10⁻⁸ सैतोशी के बराबर हुआ करता था। फिर धीरे 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 इवॉल्व होता गया। आज बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आपकी मार्केट में, जैसे आपका इथीरियम हुआ, लाइट कॉइन हुआ, डॉज कॉइन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमें वहाँ पे नहीं जाना है, लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स। और एक पॉइंट इसमें पूछा जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी में दो टाइप के वॉलेट आते हैं, एक आपका आता है हॉट वॉलेट, एक आपका आता है कोल्ड वॉलेट। बात समझ आ रही है? हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट, ये क्या चीज़ें होती है? हॉट वॉलेट क्या होता है? जो आपका ऑनलाइन ऐप के थ्रू मैनेज होता रहता है, जो कनेक्टेड है रहता है ऑलवेज विद द इंटरनेट, ठीक है। कोल्ड वॉलेट क्या है? जो आपकी हार्ड डिस्क, चाहे USB या हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होती है बिटकॉइन, उसे हम कहते हैं कोल्ड वॉलेट। बस इतना आपको याद रखना। आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा, एक जगह पे एक बंदे ने बिटकॉइन स्टोर किया था हार्ड डिस्क में, वो उसने खोई थी, तो वो डंपिंग साइट पे पैसे दे रहा था लोगों को, एक्सकेवेशन कर रहा था वहाँ पे, वो हटा रहा था, बंदे लगाए थे, एक्सकेवेटर्स लगाए थे वहाँ पे, JCB जिनको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनको वो नहीं मिल रही है, तो ही स्टिल इन सर्च ऑफ दैट हार्ड डिस्क, जहाँ पे उनके बहुत सारी बिटकॉइंस वहाँ पे स्टोर है उस हार्ड डिस्क में, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोल्ड वॉलेट, हॉट वॉलेट। बस ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो हो गया क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब एक कंसेप्ट है आपका CBDC, ये मैंने बोला था आपको, इस पर बात करेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल
करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आपकी क्या चीज़ है? जैसे कि आपको प्रिंट करने पड़ते थे नोट्स, ठीक है ना, 200 2000 के नोट्स, बात समझ आ रही है? इसमें एक फिज़िकल पेपर लगता है आपका, क्या लगता है? फिज़िकल पेपर लगता है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बात समझ आ रही है? फिज़िकल पेपर लगता है तो वो एक प्रॉब्लम बन गई, ठीक है ना कि इकोनॉमी के लिए बट इन्वायरमेंट के लिए ऑल्सो, एंड ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसमें कॉस्ट भी तो लगती है पेपर प्रिंट करने में, बनाने में, दैट स्पेशल टाइप ऑफ पेपर यूज्ड फॉर करेंसी। तो अब क्रिप्टो करेंसी से ही इंस्पायर होके गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे थोड़ा सा हिस्ट्री देख लो, 2020 में बहामास जो नासाव का कैपिटल है, ठीक है ना, उन्होंने अपना पेपर करेंसी, उनका क्या है, उनका बहामियन डॉलर है, BSD जिसको कहते हैं। फिर उनने बनाया अपना CBDC, उन्होंने बनाया डिजिटल BSD, ठीक है ना, इसको इन्होंने नाम रखा सैंड डॉलर, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि भाई इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये आपका नॉन इंटरेस्ट बियरिंग CBDC है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे 2021 में नाइजीरिया, ठीक है ना, नाइजीरिया किसका कैपिटल है, अबूजा का कैपिटल है, तो नाइजीरिया में उन्होंने अपनी पेपर करेंसी जो उनकी प्रीवियसली चल रही है, जैसे हमारे रुपी चल रही है, USA का डॉलर चल रहा है, तो इनका चल रहा है नायरा, तो इन्होंने अपना CBDC बनाया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाया, नायरा, ठीक है। इसमें भी इन्होंने बोला कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग CBDC है, ठीक है ना। इसी तरह मार्शल आइलैंड्स ने अपना लॉन्च किया था करेंसी, ठीक है ना। बट हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें बात करनी है इंडिया की। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी, एक हेडलाइन हर जगह चिपकाई गई थी कि भाई साहब CBDC व्हाट इज़ इट, ठीक है ना, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो RBI ने कहा चलिए हम भी करते हैं ऐसा चीज़, ठीक है, करेंसी नोट्स को प्रिंट करने में, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग लेट्स लॉन्च रुपी, ठीक है ना। हमने कल NPCI का देखा था, NPCI का हमने देखा था रुपी, लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं NPCI का जो ये रुपी है, क्या ये फिएट मनी लीगल टेंडर है, क्या नहीं है, ये भी हम बात कर चुके थे। लेकिन RBI का जो रुपी है, CBDC है, उस रुपी का स्पेलिंग क्या है, रुपी, और डिफरेंस क्या है, रुपी, बात समझ आ रही है, रुपी, ठीक है। यहाँ पे रुपई था, ठीक है, NPCI का जो हमने प्रीवियसली देखा है। तो RBI ने कहा हम भी लॉन्च करेंगे, तो RBI ने कहा ये किस कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, जैसे आपको लोन देना है, ठीक है ना, स्कॉलरशिप देनी है, सब्सिडी देनी है, सैलरी देनी है, बात समझ आ रही है, RBI स्टाफ की सैलरी देनी है, तो इसमें भी इशू हो सकती है। ये सेम वर्क करेगी जैसे आपकी पेपर करेंसी है बट डिजिटली होगी, ठीक है ना। RBI अभी इसमें सिर्फ ट्रायल्स कर रही है, फुली अभी लॉन्च नहीं हुई है। कॉमन मैन जो होता है देहात में, रूरल एरियाज़ में या हर जगह, सबके पास ये अवेयरनेस नहीं है, बट हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब आप कहोगे इसका फ़ायदा क्या है फिर? कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डिक्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको प्रिंट नहीं करना पड़ता, कुछ प्रिंट करके आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें कम हो गई, ठीक है ना। काउंटरफीट इसमें बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बात समझ आ रही है। आप करेंसी बनाते थे, फर्जी मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, वहाँ पे वो काउंटरफीट करेंसी बनाते थे, और इसकी ट्रेसेबिलिटी है, क्या है, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो कोई एनोनिमस चीज़ ऐसी नहीं है कि आप इसमें कोई इलीगल काम करो, ट्रांसफ़र करो इलीगली, तो गवर्नमेंट को पता ना चले, ये ट्रेसेबल है, बात समझ आ रही है। इसमें एनोनिमिटी जो है वो ख़त्म होगी, जैसे क्रिप्टो करेंसी में एनोनिमस पर्सन ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो करेंसी खासकर ज़्यादा तौर पर इलीगली ही यूज़ किया जाता है, बात समझे, उसमें एनोनिमस ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आप ट्रैक नहीं कर सकते, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे जो CBDC है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसमें एनोनिमिटी नहीं है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। आप भेज रहे हो मनी, ठीक है ना, जहाँ पे पहुँचना चाहिए वहाँ पे पहुँच रहा है, वो भी ट्रेस हो सकता है, ठीक है ना। और क्या ये बिजनेस पर्पज़ के लिए था या किस पर्पज़ के लिए था, ये सब कुछ ट्रेस हो जाएगा। चलिए, ओके, तो हमने कल क्या देखा था, रुपी, ठीक है ना, और रुपी, ये और ये हमने NPCI का देखा था। ये क्या है, ये एक डिजिटल वाउचर है,
एक गिफ्ट बोल सकते हो आप इसे, बात समझ आ रही है। एक डिजिटल कार्ड है, एक वाउचर है, बात समझ आ रही है। एक एसएमएस कोड है, कोड कोड बोलो आप, जैसे कोड आपको मिलता है, ठीक है ना। ये हमने कल बात की थी। दूसरा है आपका ई रुपये। ये किसका है? आरबीआई का है। ये आपको याद रखना है, इस स्पेलिंग पे जाना, एग्जाम में ध्यान से देखना। एक ई रुपी है डबल ई वाला, एक ई रुपाई है आई वाला। ये एनपीसीआई का है, ये एक्ट्स लाइक अ कोड, डिजिटल वाउचर, अ गिफ्ट। बट हेयर आरबीआई का है, एक क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अब आपको समझ आया होगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? फिएट मनी भी है और लीगल टेंडर भी है। अब फिएट मनी लीगल टेंडर क्या है, उसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। फिएट मनी भी है, लीगल टेंडर भी है, बात समझ आ रही है। और ये जो एनपीसीआई का है, ये क्या है? ये फिएट मनी लीगल टेंडर नहीं है। दिस इज़ नॉट मनी, दिस इज़ अ टूल टू यूज़ मनी। बात समझ, यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है। एनपीसीआई का क्या और आरबीआई का कौन सा ई रुपी है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। चलिए, अब आपको समझ आया होगा। दूसरा एक कंसेप्ट आता है आपका एनएफटी। एनएफटी क्या है? एनएफटी क्या है? एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजेबल टोकन। नॉन फंजेबल एक होता है फंजेबल, जिसको आप तोड़ सकते हो, ठीक है। इसको आप बीच में तोड़ो, एक ये बन गया, एक ये बन गया। नॉन फंजेबल है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये आपके 3 पार्ट्स है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉन फंजेबल टोकन। बात समझ आ रही है। क्रिप्टो करेंसी में आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। ये एक फॉर एग्जांपल, आपके पास, अगर आप एग्जांपल ले लो, आपके पास 2000 का नोट है, ठीक है। 2000 का नोट को आप तोड़ सकते हो 500 के 4 नोट में, ठीक है। 5 4 20, ठीक है, बन गया 2000। तोड़ सकते हो। इज़ इट फंजेबल? यस। अच्छा, आपके पास 1 kg का फॉर एग्जांपल गोल्ड है, ठीक है। तो आप 100 ग्राम के 10-10 छोटे छोटे बिस्किट बना सकते हो। बात समझ आ रही है। 100 ग्राम के 10-10 छोटे छोटे बिस्किट बनाए, तो आपका बन गया 1 kg गोल्ड। इज़ इट फंजेबल? यस, इट इज़ फंजेबल। आपके पास 1 बिटकॉइन है, ठीक है ना। आप उस बिटकॉइन को तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हो। 10⁻8 हमने सतोशी देखा था, ठीक है ना। बिटकॉइंस में पॉइंट्स भी होते हैं, उसको आप ब्रेक भी कर सकते हो। हाफ बिटकॉइन, 1 1/4 बिटकॉइन, 10 समथिंग होता है वो, वहाँ पे हमें नहीं जाना है डिटेल में। इज़ इट फंजेबल? यस, बिटकॉइन इज़ फंजेबल। इसी तरह आपके पास अगर शेयर है या बॉन्ड है, ठीक है ना, शेयर है या बॉन्ड है, क्या उसको आप तोड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हो। आपके पास एक शेयर है, उसको कैसे आप तोड़ोगे? फॉर एग्जांपल, आपने एक शेयर खरीदा है कंपनी का, एक प्रॉपर शेयर का लिमिट है कि 100 रुपये के एक एक शेयर है। इस 100 रुपये को आप 50-50 शेयर में नहीं बांट सकते। बात समझ आ रही है। आप फॉर एग्जांपल टोटल शेयर मार्केट में फॉर एग्जांपल 10,000 के चल रहे हैं, 10K के चल रहे हैं, लेकिन आप एक शेयर जो है 100 ईच, बात समझ आ रही, इस 100 ईच को आप नहीं तोड़ सकते। इसी तरह शेयर एंड बॉन्ड हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे जाके। फिलहाल इसी तरह बॉन्ड होता है, इसको आप नहीं कर सकते ब्रेक, ठीक है ना। इसी तरह आपका एनएफटी, ठीक है। एनएफटी यही चीज़ है कि इसको आप तोड़ नहीं सकते। अब एनएफटी, आज आपने देखा होगा डिजिटल फाइल, फ़ोटो कोई जेपैग फाइल होती है, ठीक है ना, उसको आप एनएफटी कराते हो। कोई पेंटिंग है आपकी, आपने फ़ोटो उठाया और इसकी एनएफटी करा दी, ठीक है। तो एनएफटी आपने करा दी, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आप ही इसके ओनर हो, और इसका वैल्यू जो है वो आगे जाके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। या कोई आपका MP3 फाइल है, ठीक है, या कोई आपका गिफ है, जो भी है। एनएफटीज़ आप यहाँ से जाके सर्च करना, आपने देखना लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं एनएफटीज़ से। वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पे आप स्टोर करते हो अपनी कोई एसेट, एनएफटी बना के, ठीक है। तो वो एक ओनरशिप बन जाता है कि भाई साहब, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो जेपैग है, ये आपका है, ठीक है। ये एनएफटी आपने अपलोड की है, ये एनएफटी आपने कहीं फ़ोटो उठाया या पेंटिंग बनाई, उसका फ़ोटो उठा के एनएफटी करा दी, तो कोई और इसको नहीं ले सकता, कोई और इसको फंजेबल नहीं बना, और ये तोड़ भी नहीं सकते आप। इसको आप टुकड़ों में नहीं बेच सकते एक साथ। बात समझ आ रही है। डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। चलिए, अब आता है आपका मेन टॉपिक, जो है आपका मनी का सप्लाई।
क्या आता है, मनी सप्लाई क्या चीज़ है आपकी, और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या, मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में आप पढ़ोगे CRR, SLR, और भी सारी चीज़ें हैं, रेपो रेट, ठीक है ना, MSF, ये सारी चीज़ें क्या होती है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगेन इंपॉर्टेंट बनती है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सेक्शन। वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने साथ साथ आपको बोली, ठीक है। और मनी सप्लाई में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज़ कि भाई साहब मनी की डिमांड कैसे बढ़ती है, डिमांड ऑफ मनी क्या होती है, ठीक है। फिर सप्लाई मनी की कैसे होती है, मनी सप्लाई के बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। और डिमांड मनी तभी होगी जब मनी की क्रिएशन होगी, तो क्रिएशन ऑफ मनी भी हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर पढ़ेंगे कि मनी मल्टीप्लायर क्या चीज़ होती है। आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड टुमारो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ याद रखो या ना रखो, मॉनेटरी पॉलिसी आपको याद रखनी है, ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क करती है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय, कीप वर्किंग हार्ड।